हलीम। निगाहों के सामने मंजर बदला। एक झिल्ली पे गोया फिल्म सी चलने लगी। रात का स्याह आसमान था, चांद चमक रहा था। पहाड़ का रास्ता दुश्वार गुजार और पथरीला था, ऊंचा नीचा, और वो दोनों आगे पीछे चल रहे थे। तालिया आगे थी, एडम पीछे था। लिबास अंधेरे के बायस ठीक से दिखाई नहीं देता था, बस तारीकी में गोया हुलिये थे जो ऊपर चढ़ते जाते थे। जय तालिया, वो पीछे से हामता हुआ बोला तो तालिया ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। क्या एडम, आप क्या करने जा रही हैं? मैं हम दोनों को बहुत अमीर करने जा रही हूँ एडम। वो चलते चलते रुक गया। कैसे? वो पलटी और चमकती आंखों से उसकी आंखों में देखा। ताशा के खजाने से जिसे हम दोनों खोद के निकालेंगे। क्या? वो हैरान रह गया। क्या तुम अब भी नहीं समझे एडम कि ताशा ने इस दीवार पे वो नज़म क्यों लिखी थी? वो मुस्कुराई। क्यों? ताकि एडम और तालिया इस दीवार तक जाएं और वहाँ मदफन खजाने के राज को खोद कर निकालें। हम दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बन जाएंगे एडम। और वॉन फतेह, वो पूछ रहा था, मगर तस्वीर धुंधली पड़ती गई। हमें इजाज़त, रमली की आवाज़ ने उसे हाल में वापस खींचा तो वो चौंकी। बस लम्हे भर का असर था और वो संभल गई। फिर दोबारा एडम को देखा। अब की दफ़ा निगाह मुख्तलिफ थी, हैरान, मुतहय्यर, और अलबत्ता वो मरगूब होकर नज़र झुका चुका था। मुबादा मज़ीद कोई मुसीबत न गले पड़ जाए। उसने हाथ से बर्खास्त होने का इशारा किया तो वो दोनों पलट गए। उनके बाहर निकलते ही दातन कमरे में दाखिल हुई तो देखा वो सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी। दातन ने बेइख्तियार दिल पे हाथ रखा। क्या वो पुलिस को लेने गए हैं? तालिया ने माथे से हाथ उठाए और सर उठा के खाली खाली नज़रों से उसे देखा। दातन, एक खजाना है कहीं? मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम मुझे किसी खजाने से कम नहीं समझती, मगर तुमसे तो बात करना फजूल है। वो झुंझला के खड़ी हुई। थोड़ी देर पहले की शहजादियों वाली शान अब नदारद थी। मेरी बात सुनो, वो संजीदा होते हुए बोली। जाते वक्त एडम ने लॉबी में लगी तुम्हारी तस्वीर में से एक को चुपके से मोबाइल पे उतारा है तौलिया। जाहिर है उसने ये करना था, उसका हाल है मेरे पास। तुम फिलहाल मेरे साथ प्लान बी की तैयारी करवाओ। वो इस मोटी मुर्गी को कंधों से पकड़े धकेल के बाहर ले जाने लगी। रमली का कार जाता हाथ और एडम मोबाइल स्क्रीन को उसकी नज़रों से बचा के वो तस्वीर गौर से देख रहा था। आंखों में उलझन भरी गहरी सोच पिन्हा थी। ये वही थी या शायद नहीं थी? कुआलालंपुर की वो तिकोन शीशों से ढकी इमारत बादलों को सर उठा के देख रही थी, जो धीरे धीरे उस पे कतरे टिपका रही थी। बूंदाबंदी काफ़ी देर से जारी थी। इमारत के अंदर पार्टी के ऑफिस फ्लोर पे मामूल की चहल पहल जारी थी। राहदारियों में पार्टी वर्कर आ जा रहे थे, काम चल रहा था। ऐसे में एडम फातेह के ऑफिस के बाहर बेकार सा बैठा था, सर झुका और चेहरा बुझा हुआ था। दफातन दरवाज़ा खुला तो वो तीर की तरह सीधा हुआ। फातेह कोट पहनते हुए बाहर निकल रहा था, साथ में चलते शख्स से बात भी कर रहा था। ग्रे सूट, सफ़ेद शर्ट, टाई और हल्के गीले बाल जो वो दाएं जानिब को संवार के पीछे करता था, और उस पर मुस्कुराता चेहरा। किसी बात पे हल्का सा हंस के वो साथ मौजूद शख्स को जवाब दे रहा था। वो एडम की तरफ मुतवज्जे नहीं था और एडम सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जे था। गुज़िश्ता रोज़ इस अमीरजादी के यहाँ माथा टेकने की सारी कुल्फत दूर होने लगी थी। वो शख्स आगे बढ़ गया और फातेह कोट का कॉलर सामने से बराबर करता मुड़ा तो एडम पर नज़र पड़ी। हाँ एडम, क्या हाल है तुम्हारा? आंखों में मुस्कुराहट लिए नरमी से पूछा और बटन को होल में डाल के बंद किया। फिट सर, वो ताज़ा तमसा होके मुस्कुराया। गुड, मुझे पार्लियामेंट जाना है और मुझे कॉफ़ी चाहिए। मेरी कार में पहुंचने तक ले आओ, वरना मैं तुम्हारे बगैर जा रहा हूँ। नरम लहजे से बात करके आखिर में तंबीह की और मुड़ गया। एडम की मुस्कुराहट गायब हुई। बेसाख्ता उसने दूसरी जानिब दौड़ लगाई थी। बारिश टप टप बरस रही थी जब फातेह सड़क पे खड़ी कार में बैठा दिखाई दे रहा था। ड्राइवर ने ऊपर छतरी तान रखी थी। फातेह ने दरवाज़ा बंद ही किया था कि उसी पल भागता और भीगता एडम खिड़की तक आया और एक कॉफ़ी गिलास जिसमें स्ट्रॉ
लगा था फातिह की तरफ बढ़ा दिया। उसने गिलास पकड़ा और अपनी चमकदार आंखें उठा के एडम को देखा। वॉन फातिह पार्लियामेंट सेशन में हमेशा 2 कप कॉफ़ी पीता है, इसीलिए मैं 2 कप लाया हूँ सर। उसने दूसरा हाथ उठा के एक और गिलास दिखाया तो फातिह के लबों पे मुस्कुराहट फैली। शीशा ऊपर कर दिया और कप लबों से लगाए अपनी कोई फाइल खोल के देखने लगा। एडम दूसरा गिलास पकड़े फ्रंट सीट पे आ बैठा। बारिश तेज हो रही थी, कार सड़क पे रवा दवा थी और वो ऐनक नाक पे जमाए अपनी फाइल पढ़ रहा था। मैं कुछ, एडम ने पूछते पूछते शीशे में देखा, मगर उसे महव देख के चुप हो गया। ड्राइवर ने एक नागवार नज़र एडम पे डाली। पूछो एडम। फातिह ने आखिरी सफ़ा पलटाया और फाइल बंद कर दी। फिर ऐनक उतार के खिड़की से बाहर देखने लगा। क्या फिर अब्दुल मतलब को अल्लाह ने 10 बेटे दिए? वो उस दिन के अधूरे किस्से के बारे में पूछने लगा। वो ऐनक के हैंडल का कोना दांतों में दबाए उसकी बात सुन के मुस्कुराया। नज़रें खिड़की के बाहर जमी थी। एडम, इंसान शदीद तकलीफ़ की हालत में अल्लाह से जब किसी सौदे का वादा कर लेता है तो आजमाया भी जाता है। ये नहीं कि उसकी किस्मत बदल जाती है। वो चीज़ उसको पहले भी मिलनी थी, मगर वादे के बायस वो इसकी कुव्वत इरादी की आजमाइश बन जाती है। अब्दुल मतलब की कुव्वत इरादी कैसी थी? मेरे और तुम्हारे से बहुत बेहतर। इस वक्त उनका एक ही बेटा था, फिर अल्लाह ने उनको कई बेटे दिए, 10 या शायद उससे भी ज़्यादा। जब वो जवान हुए और अपना बेहतरीन विजन बन गए तो अब्दुल मतलब ने वादा निभाने का सोचा। वो हमारी तरह अल्लाह के लिए कम तरीन नहीं देते थे, बेहतरीन देते थे। सो उन्होंने कुरा डाला और अब्दुल्ला के नाम का कुरा निकला। एडम ने चौंक के गर्दन मोड़ी। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का? हाँ। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए गर्दन इस्बात में हिलाई। नज़रें दूर भीगते शहर पे जमी थी, मगर अब्दुल्ला के मामू वगैरह आड़े आ गए और कहा कि उसको कुर्बान नहीं होने देंगे। मगर अब्दुल मतलब वादे के सच्चे थे। एक आदमी जो इतने बरस एक वादे के साथ जिया हो वो खाइन नहीं होता। वो बोलते बोलते चुप हो गया, उंगली से ठोड़ी को ज़रा खुरचा। नज़रें बाहर सब्ज थीं। तो क्या उन्होंने अब्दुल्ला को कुर्बान कर दिया? नहीं। वो एक काहना औरत के पास मामला ले गए तो उसने कहा कि एक पर्ची पे अब्दुल्ला का नाम लिखो और दूसरी पे 10 ऊँट, फिर कुरा निकालो। ऐसा ही किया तो फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। वो बोली, ऊँट बढ़ाते जाओ यहाँ तक कि अल्लाह राज़ी हो जाए। सो वो लोग ऊँटों की तादाद बढ़ाते गए। हर दफ़ा अब्दुल्ला का नाम निकलता, यहाँ तक कि 100 ऊँट की पर्ची डाली तो कुरा ऊँटों के नाम निकला। सो अब्दुल मुतलिब ने गुमान किया कि अल्लाह राज़ी है और 100 ऊँट कुर्बान किए। अब्दुल्ला को बचा लिया गया और तब से आज तक मुसलमानों में एक इंसान की दियत 100 ऊँट मुकर्रर है। तभी हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को 2 ज़बीहों की औलाद कहते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला, जिनको ज़बी होने से बचा लिया गया। सही। वो सर हिला के समझने वाले अंदाज में बोला, फिर ठहरा, विंड की स्क्रीन के पार देखा जहाँ बारिश के कतरे मुसलसल गिर रहे थे और वाइपर्स रवानी से चल रहे थे। मगर वादा तो पूरा नहीं किया अब्दुल मतलब ने, आखिर में कफारा ही दिया। फिर इतने बरस के वादे का क्या फ़ायदा हुआ? अल्लाह ताला से इंसान फ़ायदे नुकसान के लिए कमिटमेंट नहीं करता, अपने और अल्लाह के एतबार के ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए करता है। हम अल्लाह से वादा करके चंद दिन में ही उन्हें तोड़ देते हैं। मगर तुम्हें एडम, अब्दुल मुतलिब को याद रखना चाहिए, जिन्होंने कई बरस अपने वादे को पामाल नहीं किया और पाल पोस के जवान किया। अगर तुम अल्लाह से कोई वादा कर लेते हो और मुकर्ररा घड़ी के करीब आने पे तुम्हारा दिल कमज़ोर पड़ने लग जाए, तब भी उस वादे को निभाने की कोशिश किया करो। अल्लाह को तुमसे कोई चीज़ छीन लेना मकसूद नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें खो देने के खौफ और पा लेने से आज़ाद करके एक मजबूत इंसान बनाना चाहता है। हम अपने वादों को जितना ज़्यादा मजबूत बनाएंगे उतना ही मजबूत बनेंगे और आखिर में अल्लाह खुद ही कोई राह निकाल के हमें हमारी मजबूत और महबूब शय लौटा देगा। अब्दुल मुतलिब को मजबूत बनने के लिए 10 बेटे चाहिए थे, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता एडम कि उनको 10 बेटों से ज़्यादा उनके वादों ने मजबूत किया? कह के उसने गिलास लबों से लगाया, कॉफ़ी का आखिरी घूंट अंदर उंडेला और गिलास साइड बिन में डाल दिया। एडम ने जवाब देने की बजाय दूसरा गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे उसने थामा, होठों तक लेकर गया, फिर ज़रा ऊपर किया। खुशबूदार
کافی کی خوشبو اندر اتاری اور چوک کے فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ میری کافی نہیں ہے، شاید کہ تم اپنے لیے لائے تھے، اور بغیر پیے گلاس آگے بند اسٹینڈ پہ اٹکا دیا۔ ایڈم نے سخت شرمندگی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب اس گلاس کو اٹھاتا۔ فاتح اسی طرح کھڑکی سے باہر دور تک پھیلی عمارتوں کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگے چلی جا رہی تھی۔ پارلیمنٹ ہاؤس وسیع و عریض اور روشنیوں سے منور تھا۔ دور دور تک ممبران کے ڈیسک اور کرسیاں بچھی تھیں جن پہ ان کی فائلز، مائک وغیرہ سجے تھے۔ مرکزی چبوترے پہ اونچی کرسی پہ اسمبلی کا اسپیکر بیٹھا تھا اور اینک ناک پہ جمائے نیچے کھڑے تقریر کرتے ممبر کو دیکھ رہا تھا۔ ہال کے اوپر، کافی اوپر بالکنی بنی تھی، وہاں سیمینار گھروں کی طرف کرسیاں اوپر تک لگی تھیں جہاں لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھتے تھے۔ عموماً لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے مگر وہ گیلری میں ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ سنہرے بال فرنچ چوٹی میں گوندے، وہ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز کے اوپر سیاہ منی کوٹ پہنے ہوئے تھی اور سر پہ ترچھا کر کے سفید ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ سفید گلابی چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ نیچے ممبران معمول کے انداز میں بیٹھے تھے، کچھ آپس میں بات کر رہے تھے، کچھ اپنے لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کر رہے تھے اور زیادہ تر تقریر کرتے فاتح کو سن رہے تھے۔ تالیہ یہاں سے اس کی پشت دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کی طرف رخ کیے بات کیے جا رہا تھا۔ مجھے آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مالے پارلیمنٹ نے میرا ایجوکیشن بل نامنظور کر دیا ہے۔ تاوان اسپیکر، ہم اس بل کے ذریعے تعلیمی شعبے میں وہ اصلاحات متعارف کروانا چاہتے تھے جو تالیہ بور سی ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ قانون سازی کی خشک باتوں سے اسے دلچسپی نہ تھی، وہ دوسرے مقصد کے لیے آئی تھی۔ گردن آگے پیچھے گھمائی تو ٹھہری۔ فاصلے پہ ایڈم کھڑا تھا، توجہ سے تقریر کرتے وان فاتح کا ایک ایک لفظ سنتا ہوا۔ وہ بور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، جانے کس احساس کے تحت ایڈم نے یوں ہی گردن موڑی تو اسے دیکھ کر چونکا۔ آپ یہاں؟ تالیہ چونکی، پھر اسے دیکھ کے مشکوک نظریں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میرا پیچھا تو نہیں کر رہے اور بعد میں اس پہ معافی مانگ لو گے؟ نہیں نہیں، وہ شرمندگی سے وضاحت کرنے لگا، میں تو وان فاتح کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ کروفر سے ہنکارا بھر کے گردن واپس موڑ گئی اور سنجیدگی سے نیچے دیکھنے لگی۔ البتہ ایڈم کا دھیان بڑھ چکا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اشر صاحب کہاں ہیں؟ وہ نیچے دیکھتے ہوئے خشکی سے بولی۔ وہ نیچے بیٹھے ہیں وان فاتح کے پیچھے، کیا آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں؟ اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ ابھی لنچ بریک ہوگی تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا، وہ اسی راستے سے باہر نکلیں گے۔ وہ اشارہ کر کے سمجھانے لگا، پھر ایک حیران دہ نظر اس پہ ڈالی۔ آپ نیلامی پہ آئیں گی نا؟ اسے دیکھ کے اندیشہ سا ہوا کہ پھر کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ظاہر ہے بچے، میں نے کل کہا تھا نا، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر میں نے آپ کو بدصورت نہیں کہا تھا۔ پلیز مجھے وضاحت کرنے دیں۔ میں نے آپ کی شکل ایک لڑکی سے ملائی تھی کسی گھر میں نے اسے دیکھا تھا تو میں سمجھا وہ آپ ہیں۔ تالیہ پوری اس کی طرف گھومی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تو کیا وہ میں ہوں؟ ایڈم اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا، بس ایک نظر انہیں دیکھا اور شک و شبہ دفع ہونے لگا۔ یہ وہ نہیں تھی۔ اس نوکرانی کی تو شکل بھی اب اسے بھولتی جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، سوری۔ سچائی سے اس نے نظریں جھکا کے اعتراف کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت اسمبلی میں آدھے سے زیادہ لوگ میری بات کو غیر اہم جان کے صرف لنچ بریک کا انتظار کر رہے ہیں، باقی آدھے سو رہے ہیں۔ اس نے ایک دم تقریر کا کاغذ ڈیسک پہ پٹکا اور اونچی آواز میں بولا تو وہ دونوں چونک کے متوجہ ہوئے۔ ہال میں چلتی سرگوشیوں میں کمی آئی، سناٹا چھانے لگا۔ وان فاتح اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کو دیکھ کے دبے دبے غصے سے بول رہا تھا۔ گرے سوٹ اور دائیں طرف کو پیچھے کر کے جمائے بالوں کے برعکس اس کی آواز آج قابو میں نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ان کو تعلیم کی باتیں بورنگ لگتی ہیں، کیونکہ ان باتوں کا رزلٹ اگلے الیکشن تک نہیں ملتا، مگر اونچی عمارتوں میں لمبی سڑکوں کا مل جاتا ہے، شہر میں نئے پھول لگانے اور نئے پارک بنانے کا بھی مل جاتا ہے۔ سیاستدان ہمیشہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے مگر لیڈر اگلی نسل کا سوچا کرتا ہے سر۔ وان فاتح یہ بل اس لیے پاس کروانا چاہتا تھا کیونکہ وان فاتح اس وقت کا بھی سوچ رہا تھا جب وہ خود مر چکا ہوگا، مگر ملیشیا کے بچے آج سے زیادہ مشکل حالات میں ہوں گے۔ اس نے بلند آواز میں
कहते हुए झुक कर डेस्क 2 दफ़ा बजाया तो सारे में गहरी खामोशी छा गई। अशर खामोशी से पीछे बैठा सुन रहा था। ठीक है, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहबा की पार्टी में से नहीं हूँ। उसने हाथ उठा के काफ़ी फासले पे अगली कतार में बैठी खातून की तरफ इशारा किया। तालिया ने गर्दन ऊंची की। सफ़ेद स्कार्फ ओढ़े वज़ीर-ए-आज़म फ्रंट पे बैठी थी और यहाँ से उसकी पुश्त दिखाई देती थी। मगर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या ये बच्चे मेरे और उनके हम सब के नहीं थे? क्या हम मिलके सियासी इख्तलाफात को भुला के अपने बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते थे? मगर नहीं, सिर्फ इसलिए कि वान फाते ने तालीम के नाम पे वोट लिया है। मैडम वज़ीर-ए-आज़म ने मेरे वादे को झूठा साबित करने के लिए इस बिल को नामंजूर करवा दिया। मगर मुझे आपको वादे के मुतल्लिक एक बात बताने दीजिए, वो भरमी से ऊंची आवाज़ में कह रहा था। नज़रें वज़ीर-ए-आज़म कुर्सी पे थीं। जिसने मुड़ के उसे देखा तक नहीं, बिना असर लिए सामने दिखती थी। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहिबा को वादे पूरे करने की आदत नहीं है और वो हमेशा लेने पे यकीन रखती हैं, देने पे नहीं। इसलिए वो इस बात से नावाकिफ़ हैं कि कुछ लोग अपने वादों की पासदारी के लिए अपनी कीमती मता को भी ज़बह कर देते हैं। और आपके लिए बुरी खबर ये है वान फाते ऐसे ही लोगों में से एक हैं। मुझे कहा जाता है कि मैं अकेला रह गया हूँ, मेरी पार्टी तक मेरे साथ नहीं खड़ी। जैसे वान फाते को इस बात की बहुत फिक्र है कि वो अकेला रह गया तो क्या होगा अगर मेरे ऊपर ऐसा वक्त आया कि मालिकों में से सिर्फ एक शख्स भी मेरे साथ खड़ा हो, मैं तब ही अपना वादा पूरा करूँगा। मैं इस एक वादे को पूरा करने वाला उस एक शख्स का भी लीडर रहूँगा। और याद रखिएगा मैडम, मैं फिर से इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करूँगा और अब की बार मैं इस बिल को आपके हल्क से नीचे उतारूँगा और आप मुझे बेबसी से ऐसा करते देखेंगी। कहकर उसने ज़ोर से डेस्क पे हाथ मारा। चेहरा जज्बात की हिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। फिर टाई को ढीला करते हुए वो वापस कुर्सी पे बैठा तो ऊपर गैलरी से जहाँ तालियां गूंजी थी वहीं हॉल में बैठे इस पार्टी के चंद अरकान डेस्क बिछाने लगे। असेंबली में बैठ के डेस्क बिछाने का मतलब तारीफ और खड़े होके बिछाने का मतलब एहतजाज होता है। हुकूमती इर्तकान अलबत्ता खामोश बैठे रहे और वो दोनों भी ऊपर बिल्कुल खामोश से खड़े थे। एडम गुमसुम सा था और वो यकटिक इस आदमी को देख रही थी जो अब टेक लगा के टांग पे टांग जमाए कुर्सी पे बैठ चुका था। करीब बैठे अफराद ने आगे पीछे से हाथ बढ़ा के उसका कंधा थपथपाया था। किसी ने पानी की बोतल आगे बढ़ाई जो उसने थाम के लबों से लगा ली। चंद मिनट बाद वो नीचे राहदारी में एडम के साथ खड़ी थी। गार्ड्स भी साथ ही खड़े थे। दफातन लिफ्ट के दरवाजे खुले और चंद अफराद बाहर निकले। आगे वो दोनों थे। अशर और तलिया के दिल की धड़कन मस हुई। वान फाते वो अब कतन गुस्से में नहीं लग रहा था। मुस्कुरा के अशर की बात सुन रहा था जो खुशगवार अंदाज में उसके करीब झुके कुछ कह रहा था कि उसकी नज़र तालिया पे पड़ी। आंखों में हैरत उतरी। उसने हल्के से फाते की कोहनी को छू के कहा तो फातिहा नज़र उठा के उस तरफ देखने लगा। फिर वो दोनों चंद कदम आगे आए। तालिया को लम्हे भर के लिए अपना सारा एतमाद हवा होता हुआ महसूस हुआ। बेख्तियार नज़रें फाते पे जमी थी। तालिया, आप यहाँ? अशर ने कहते हुए एडम को देखा तो ज़रा सा चौंका। क्या वो बात ख़त्म नहीं हुई? मुझे शर्मिंदा मत करें अशर साहब। फिर फाते को देखकर अदब से सर को खाम दिया। वान फाते, उसने जवाबन धीमी मुस्कुराहट के साथ सर को जुम्बिश दी और कलाई की घड़ी देखी। उसे जाना था। उसके उजरत भरे अंदाज ने तालिया को बेचैन किया। जल्दी से बोली, मैं अशर साहब से बात करने आई थी, मगर आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी। मैं एक एक लफ्ज़ से इत्तफाक करती हूँ। लेकिन वो ठहरी तो फाते जो गालबन आगे बढ़ता जा रहा था रुक के उसे देखने लगा। अबरू इकट्ठा हुए। लेकिन मैं नहीं मान सकती कि आप पे कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि आपके साथ मालिकों में से सिवाय एक के कोई ना खड़ा हो। लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आया तो मैं अपनी पूरी सच्चाई से कहती हूँ कि मैं वो एक शख्स ज़रूर होंगी। मैं भी, एडम ने ज़ेरे लब कहा था। थैंक यू ताशा। वो तकल्लुफ़न मुस्कुराया जैसे उसे इस बात से फ़र्क न पड़ता हो। वो इन बातों का आदी था। तालिया, उनका नाम तालिया है। अशर ने खंगार के तस्सी की। फिर एक गहरी सांस तालिया पे डाली। वो गिरदोपेश से बेनियाज फाते को देखे जा रही थी। अशर की पेशानी पे हल्की सी शिकन उभरी। सही सही,
तालिया, उसने पेशानी छुई। मेरी बीवी शुक्र है यहाँ नहीं है, वरना उसको खफा होने के लिए एक और वजह मिल जाती। वो झुर्री लेकर हल्का सा हंसा, फिर घड़ी देखी और अशर की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं कार में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे एक बात करनी थी। वो जल्दी से बोली, मगर वो नहीं रुका और आगे बढ़ गया। उसके गार्ड और एडम उसके साथ हो लिए। तालिया की रंगत बुझी तो अशर मुस्कुरा के आगे हुआ और हौसला अफजा अंदाज में कहा, आबम को दिल रखने की आदत नहीं है, वो हमारी दुनिया के इंसान नहीं है। मगर आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मगर तालिया का चेहरा बुझा हुआ दिखाई देता था। मैं घायल गजाल में इंटरेस्टेड हूँ और मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मिसेस इसरा से ज़ाती तौर पे मिल लूँ। गैलरी से हट के मगर एक उदास नज़र उस तरफ डाली जहाँ वो अपने गार्ड्स के साथ जाता दिखाई देता था। शायद मिसेस फातेह यूँ हर एक से नहीं मिल लेती, वो जैसे हर्ट हुई थी। वो हर एक से वाकई नहीं मिल लेती, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको हर एक की कैटेगरी में रखती हैं। वो चौंक के अशर को देखने लगी, आंखों में उम्मीद जागी। क्या ये मुमकिन है? जी, ये मुमकिन है। आज रात आप मेरे और इसरा के साथ उनके घर डिनर पे आइएगा, वहीं आप पेंटिंग की बात कर लीजिएगा। आप यकीनन ये चाहती हैं कि काका उसको नीलामी पे ना रखें? अबरू उठा के सवाल किया, गोया उसका चेहरा पड़ रहा हो। दोनों अभी तक राहदारी में आमने सामने खड़े थे। जी, नीलामी पे मुझे डर है कि वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। मैं ज़्यादा कीमत देकर भी उसको अपने लिए पहले से बुक करवाना चाहती हूँ। मिसेस इसरा वाकई मेरी बात सुनेंगी क्या? वो आज से बोली जैसे अभी भी खौफजदा हो कि अशर अपना जहन बदल न ले। काका अबम जैसी नहीं है चेतालिया, वो आपसे मिलके बहुत खुश होंगी। हाँ, लेकिन मैं ये वादा नहीं कर सकता कि वो पेंटिंग नीलामी से निकालने पे राज़ी हो जाएंगी। इस बात पे वो मुस्कुराई। और अगर मैं कोई ऐसी सिफारिश ले आऊँ जिसको वो रद्द न कर सकें तो? अशर हल्का सा चौंक के उसे देखने लगा, फिर मुस्कुराया। आप सिफारिश लाएं, हम देख लेंगे। मुझे इजाज़त। तालिया ने मुस्कुरा के सर हिलाया और एक तरफ हट गई। वो आगे बढ़ा तो उसके मुंतज़िर गार्ड्स भी साथ चले गए।